क्योंकि आपका कैंडिडेट होने के नाते 2-4 बात आपको बताना चाहता हूं। मैं कितना वोट से जीतूंगा नहीं जो जीतूंगा उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होने से भी, इंडिपेंडेंट से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी के नाम में आप झूठ बात बोल करके, दूसरा को गाला गाली करके, गलत बातें फैला करके, भ्रम फैला करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैंने अपने जीवन में आज तक कितना मैं चुनाव लड़ चुका हूं। मेरा जिंदगी पूरा अपोजिशन पार्टी में चला गया है। पहली बार 2014 में पहली बार हमको सरकार में काम करने का मौका मिला है। 2014 से पहले मेरा जिंदगी पूरा, मेरा यूथ, मेरा एजुकेशन का समय, कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर के 15 साल तक चुनाव राजनीति में आते तक मैंने अपोजिशन में अपना जिंदगी गुजारा है। हम जब अपोजिशन में था तब भी कभी भी हमने किसी मंत्री, किसी सरकार में काम करने वाला को गाली कभी भी नहीं दिया है। हमने झूठ कभी नहीं बोला। हमारा जिंदगी में हम क्या कर सकता है, मेरा सोच क्या है, मेरा विचार क्या है, यही हमने हमेशा लोगों को कहा है। आज तक एक शब्द में मेरा ओपोजिशन, मेरा ओपोनेंट, मेरा खिलाफ जो कैंडिडेट है उसके बारे में मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा पास गाला गाली करके, बदनाम फैला करके, झूठ फैला करके टाइम बर्बाद करने का कोई मेरा मन में इच्छा नहीं है। मेरा पास जो भी समय है मैं अपना समाज के लिए, अपना देश के लिए निछावर करना चाहता हूं। इसलिए मैं कभी भी अपना अपोजिशन के बारे में बात नहीं करता हूं। लेकिन मैंने सुनाई दिया, अभी मैंने 1 साल 2 साल से बात सुन रहा हूं। किसी ने कहा कि किरण रिजिजू को 3 बार एमपी बनाया लेकिन कुछ नहीं मिला बोलता है। मैं आज हमारे यहां में मिनिस्टर्स भी बैठा हुआ है, हमारे एमएलए भी बैठे हुए हैं, हमारे यहां पंचायत लीडर भी है। मैं आज आपके सामने में 2 मुख में बता के जाना चाहता हूं कि इस चुनाव के बाद हमारे हाथों से जो भी काम होगा हम रजिस्टर करके, मेंटेन करके, हर एक पब्लिक को जो भी काम प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन करता है उसको ऑफिसर का माध्यम से लोगों को हिसाब किताब दे करके बताना हम लोगों के लिए जरूरी है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्होंने मुझे 3 बार वोट देकर के एमपी बनाया वो भी बोलता है अगर कि किरण रिजिजू को वोट देकर के हमको कुछ नहीं मिला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। लोग झूठ बोलने वाला तो बोलेगा, लेकिन झूठ बोलने के साथ साथ आदमी क्यों इसको विश्वास करना चाहिए? झूठ बात को तो झूठ मानना चाहिए, उसको सच क्यों मानना चाहिए? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास कई लोग आए, दिल्ली में भी आया, ईटानगर में भी लोग मिला है। मेरा ही सपोर्टर लोग बोलता है कि सर, ये ऑपोजिशन लोग बोलता है कि किरण रिजिजू ने 3 बार एमपी बन करके हमारा घर में कुछ भी बेनिफिट नहीं पहुंचाया है। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, जब मैं पहली बार एमपी बना 2004, हमारा अरुणाचल प्रदेश का क्या हालत था? किरण रिजिजू जिस दिन एमपी बना उससे पहले का अरुणाचल और उसके बाद का अरुणाचल को तोल के देखना चाहिए। आज जो युवा है, 2004 तक जो बच्चे थे उसको तो नहीं मालूम होगा, लेकिन 2004 में जिन्होंने वोट डाला है, जो लोग मैच्योर्ड हो चुका है, उनको तो मालूम है कि 2000 से पहले मैं 99 का इलेक्शन में भी चुनाव जब लड़ा था 70% मेरा चुनाव हम पैदल जाकर के चुनाव प्रचार करता था। 70%, सिर्फ 30% अरुणाचल का गांव में रोड कनेक्टिविटी था।
हमारा कैपिटल ईटानगर तक में डबल लेन रास्ता नहीं बना था जब तक किरण रिजिजू एमपी नहीं बना था। हमारे यहाँ रेलवे लाइन का तो छोड़ दीजिए, एयरपोर्ट का तो छोड़ दीजिए, और बॉर्डर एरिया का तो सपना जैसा था उस जमाने में कि कभी हमारा बॉर्डर एरिया में रास्ता बन पाएगा। आज पानी तरम साहब यहाँ बैठा है, उसको पूछिए 2004 में जब मैं कोलोरियम में प्रचार कर रहा था, उस समय मैंने कहा कि कोलोरियम पहुंचने के लिए 2 दिन लगा है ईटानगर से, और कोलोरियम से दामिन जाने के लिए, परसी परलो जाने के लिए, पोलोसिंग जाने के लिए, सर्दी जाने के लिए 2-2 दिन अलग से पैदल चलना पड़ता था। मैंने उस समय वादा किया जिस दिन किरण रिजिजू सरकार में बैठेगा कोलोरियम से ईटानगर हम 5 घंटा में पहुंचाएगा, और आज कोलोरियम 5 घंटा ईटानगर से पहुंच सकता है। आज तकसिंग जैसे, लिमेकिंग जैसे जगह में जहां लोग 7-7 दिन पैदल चलता था, आज एक ही दिन में ईटानगर से आप तकसिंग भी पहुंच सकता है। 6 घंटा में आप यहां से दापोरी चौक पहुंच सकता है। ये काम ये ऐसा नहीं हुआ, आपका नेता, आपका एमपी मजबूत से पार्लियामेंट में खड़ा करके दुनिया के सामने में सीना ठोक के बोल सकता है, तो दुनिया सुनता है, सरकार सुनता है। आज नरेंद्र मोदी आपका एमपी को कैबिनेट बना के कैबिनेट मंत्री के रूप में देश चलाने का मौका दिया है। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपने 60 इयर्स अरुणाचल को क्या दिया है? 60 इयर्स आपने देश चलाया है। 60 इयर्स में कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल को क्या दिया है? मुझे कोई कांग्रेस का आदमी खड़ा करके बता दो कि 60 इयर्स में आपने हमको सिर्फ इंसल्ट किया है, अरुणाचल को टॉर्चर किया है। कांग्रेस का पॉलिसी था कि बॉर्डर रोड नहीं बनाना है। आज चाइना हमारा साथ में इतना टेंशन चल रहा है, और कांग्रेस का पॉलिसी था किसी भी बॉर्डर एरिया में गाड़ी रास्ता नहीं पहुंचाना है, क्योंकि बॉर्डर एरिया तक गाड़ी रास्ता बनाएगा तो उसी रास्ता से चाइना अरुणाचल का जमीन को कब्जा करेगा। ऐसा मानसिकता रख करके कांग्रेस ने काम किया है। नरेंद्र मोदी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बना है, इस कांग्रेस का नीति को पलट करके हर एक अरुणाचल का गांव तक रास्ता पहुंचाने का नया पॉलिसी बना करके आज हर एक बॉर्डर पॉइंट में गाड़ी रास्ता पहुंच चुका है। आपका पास टाइम मिलेगा तब मणिगांव जाके देखिए। अभी अब डेलेमू, माजा, तकसिंग, लिमेकिंग, आज आप गाड़ी चला के देखिए। दापोरिजो से आपका तलिहा से भी अच्छा रास्ता आपको बॉर्डर में मिलेगा। अभी आज मैं पूछता हूं कि किरण रिजिजू को जो गाली देता है कि कुछ नहीं मिला है, आज हर घर में घुस के आप पूछिए, क्या किसी का घर में गरीब का आदमी में आज जो जरूरत है खाना खाने के लिए, अगर गरीब के पास चावल नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी का पॉलिसी के तहत क्या घर घर में क्या चावल नहीं पहुंच रहा है? क्या आज हमारा बूढ़ा बूढ़ी, यहां जितना हमारा बूढ़ा बूढ़ी बैठा हुआ है, पकड़ पकड़ के पूछिए, बूढ़ा बूढ़ी लोगों के लिए जो अपना जीवन समाज के लिए योगदान दिया है, लेकिन अभी बूढ़ा बूढ़ी हो गया है, काम नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों के खाता में ओल्ड एज पेंशन का पैसा अभी नहीं पहुंचा रहा है। क्या पूछ के देखो। अगर कोई बूढ़ा बूढ़ी बोलेगा कि मेरा अकाउंट में नरेंद्र मोदी का पैसा नहीं पहुंचा है, तो किरण रिजिजू को भी वोट नहीं देना है। अब पूछिए, यहां झूठ बोलने से नहीं होगा। किसी का घर में आज गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा है, मुझे उसका नाम दो। अभी इस मीटिंग के बाद में मुझे बताइए किसी का घर में पानी पीने का पाइप नहीं पहुंचा है, मुझे अभी भी बता सकता है। हम लोग ने नीति बनाया है। उस जमाने में गांव में बैठने वाले लोग पानी फूकने में 4-5 घंटा बर्बाद होता था, लकड़ी फूकने में आधा दिन चला जाता था, और औरत लोग तो और भी तकलीफ है, लकड़ी फूकेगा ना, पानी फूकेगा ना, खाना पकाएगा। और आज हम लोगों ने खाने का चावल भी दे रहा है, पकाने के लिए गैस भी दे रहा है, घर में बिजली भी दे रहा है, पानी भी आपका किचन तक हम लोग पानी पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने कभी सोचा है जिंदगी को बदलने के लिए कांग्रेस का कौन नीति था? आज आपको मैं बता सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश, जिसको हमारा एमपी बनने से पहले दुनिया नहीं जानता था, मैं जब एमपी बन करके पहली बार लोकसभा में गया
तब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग भी कहता था कि अरुणाचल प्रदेश से आज तक एमपी क्यों नहीं आया। 1951 से चोकामान गोहाई के समय से, डॉक्टर डाइंग एरिंग के समय से, उसके बाद पीके थुंगन, बाकिन परतिन, तोमो रीबा, जाबम तमलिंग से लेकर के जितना भी एमपी किया है कांग्रेस और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने एमपी भेजा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के झंडा में किरण रिजिजू को आप लोगों ने एमपी बना करके भेजा है। उस समय जो हमारा अरुणाचल के जो बच्चे बाहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, आर्ट्स कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, किसी भी अरुणाचल का आज यहाँ बहुत इंजीनियर लोग बैठा हुआ है, उनको पूछिए उस समय अरुणाचल के बच्चों को यहाँ लोग इतना टॉर्चर करता था कि ये अरुणाचल आदमी को क्या नेपाली बोलता, क्या कहां से आया है, कोई इज्जत नहीं था। दिल्ली में सड़क के बीच में अरुणाचल के बच्चों को मार के मर्डर करता था और उसको कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता था तो पुलिस भी हमारे अरुणाचल आदमी को टॉर्चर करता था, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोगों को। आज किसी का हिम्मत है दिल्ली में अरुणाचल आदमी को हाथ लगाने का? आज मैं बोलता हूं, जब किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम बना, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से दिल्ली पुलिस में 100 से ज्यादा हमने अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पुलिस में भर्ती कराया। तो कोई सोच सकता है क्या यहां चुनाव के नाम में झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा? आप लोगों ने जिंदगी भर समाज को लूटा है, मेरे खिलाफ कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। आज मैं कहता हूं, मैं एमपी हूं, मैं अपना बीजेपी का एमएलए को भी कहता हूं, मेरे सामने में कोई एमएलए मिनिस्टर ताश तीन पत्ती नहीं खेल सकता है। मैं देखता था कांग्रेस के जमाने में बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, एमएलए मिनिस्टर रात दिन सुबह सुबह तो दारू पी के ताश खेल के बैठता था। मेरे पास समाज को सेवा करने के लिए और टाइम नहीं है लगता है, और ये लोग टाइम बर्बाद करके तीन पत्ती खेल करके पैसा लूट करके बैठता है। ये कांग्रेस कल्चर था। हमने कांग्रेस कल्चर को समाप्त किया है। हम यहाँ में मस्ती करने के लिए, पैसा लूटने के लिए नहीं आया। मुझे कई लोगों ने कहा है आप यहाँ लोकल एमपी है, ईटानगर में घर बनाओ। मुझे कई लोगों का कंप्लेंट भी आया है कि वो ईस्टर्न का एमएलए, दूर दूर का एमपी का भी यहाँ घर है, सब लोग यहाँ ईटानगर में घर बनाया। आप तो ईटानगर का लोकल एमपी हैं, आपका भी घर होना चाहिए। मैंने बोला किरण रिजिजू एमपी बन करके ईटानगर में महल बन करके बैठने के लिए नहीं आया है। मैं जिस दिन एमपी खत्म हो जाएगा सीधा गांव चला जाएगा, मेरा अपना गांव में घर बना। मुझे जमीन दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने एमपी का नाम से जमीन अलॉटमेंट किया है। मैंने अपना साला लोग को दे दिया, तुम लोग घर बना करके बैठो। मैं कभी कभी आएगा सोने के लिए, मुझे एक कमरा चाहिए। मुझे गंगा बस्ती में भी जमीन दिया है। मैंने जब ऑपरेशन करके बीमारी आदमी को हेल्प किया, जमीन दिया। मैंने कभी भी उस जमीन में घर बना के बैठने के लिए सोचा नहीं। मेरा लाइफ ऐसा है, उसमें कोई दाग लगाने का कोशिश करेगा तो कोशिश करने वाला का पूरा शरीर में दाग लग जाएगा। मुझे दागी नहीं लगा सकता है। मुझे आज तक कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर को, किसी को भी पूछिए। आज यहाँ हमारा एमएलए मिनिस्टर बैठा हुआ है, इंजीनियर ऑफिसर को पूछिए, दोईमुख में कोई जय होगा, यही होगा, किसी को पूछे आज तक 1 रुपया का किरण रिजिजू का कोई किसी ने घूस दिया है क्या? मुझे अगर कोई घूस देने आएगा उसको मैं जिंदगी के ऊपर बात नहीं करूंगा। सब मालूम हो गया मैं ऐसा आदमी हूं, मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। गलत काम करने के लिए कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है। मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करके आज मैं ऐसा मुकाम में बैठा हूं कि आज आपका एमपी, आपका लोकसभा में वोट मार की भेजा वाला एमपी किरण रिजिजू आज बंबई में जाने से भी, कलकत्ता जाने से भी, कश्मीर जाने से भी, फॉरेन कंट्री अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान कहीं भी जाने से भी कोई आदमी मुझे उंगली उठा करके गलत बात नहीं बोल सकता है। और मैं जहां खड़ा रहता हूं, मैं अपना सिर्फ किरण रिजिजू का अपना नाम लेके नहीं, मैं हमारा अरुणाचल का 15 लाख अरुणाचल का आदमी का नाम और झंडा को लेके खड़ा रहता हूं। और मैं जब लोकसभा में खड़ा करके भाषण देता है, दुनिया सुनना पड़ता है। उस समय हमने इंसल्ट देखा है।
हमारे लोगों को लोग मानते नहीं थे, हमको कोई वैल्यू नहीं देता था। हमने देखा है, मैं जब तक एमपी रहेगा कोई अरुणाचल को नीचे करके नहीं देख सकता है। हमारा पास कम एमपी जरूर है, लेकिन हम कमजोर नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अकेला 50-50 एमपी का बराबर ताकत लेकर खड़ा रहता हूं। मुझे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है मेरे ऊपर में, या छोटा मोटा अफवाह फैला करके कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्रिश्चियन का इशू लेकर के मुझे कहा गया कि क्रिश्चियन का खिलाफ है। अभी बामांग फेलिक्स होम मिनिस्टर ने आपको बताया है, 2014 में अरुणाचल प्रदेश और पूरा देश भर में जितने भी लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से पैसा लाता था, सबका सील हो गया। लगभग 25,000 एफसीआरए का सारा अकाउंट बंद हो गया था, और अरुणाचल प्रदेश में कई क्रिश्चियन मिशनरीज का अकाउंट बंद हो गया था। आज आप बिशप को पूछिए, मियो में जाकर के हमारा कैथोलिक बिशप को पूछिए, आपका एसीएफ का पुराना लीडर तोको तेकी को पूछिए, सारा क्रिश्चियन मिशनरी का फ्रीज किया वाला अकाउंट को किरण रिजिजू ने खुलवाया है। कोई कर सकता है? जो आदमी चर्च बनाने में मदद देता है, जो आदमी आपका अकाउंट मदद करता है और उसी को बोलता है कि वोट नहीं देना है, ईश्वर आपको उल्टा शराब देगा, आपको पाप लगेगा। जो आदमी आपको हमेशा सीना तान के खड़ा रहता है और बोलता है कि उसको वोट नहीं देना चाहिए, जो मुझे कहता है कि क्रिश्चियन लोग वोट नहीं देना चाहिए, मैं उसको पूछना चाहता हूं, आपने ईश्वर के नाम में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? इसलिए इस तरह का यहां छोटे मोटे बातें फैला करके हमारा जो बड़ा सपना को टूटने का जो काम करता है, उसका काम ना पूरा नहीं होगा। कोविड के समय में दुनिया लॉकडाउन में था, सब लोग मरने का डर से घर का अंदर में लॉकडाउन होके बैठा था, और उस समय आपका एमपी किरण रिजिजू कितना करोड़ डोनेशन करके ट्रक का ट्रक लोड करके सारा मेडिसिन, ऑक्सीमीटर, मास्क, जितना भी छोटा मोटा दवाई ट्रक का ट्रक लोड करके दिल्ली से अरुणाचल मैंने भेजा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में पूछिए, दोईमुख हॉस्पिटल में जाके पूछिए, आप अभी यहाँ तोमोरिबा हॉस्पिटल में जाके पूछिए, आरके मिशन हॉस्पिटल पूछिए, कोलोरंग में जाकर के पूछिए, दापोरिजो में, सेप्पा में, बामेंग, केनेवा, हर जगह आप जाकर के पूछिए, जितना भी वहां एम्बुलेंस गाड़ी, दवाई पानी, ये सरकार का पैसा नहीं, किरण रिजिजू ने हाथ जोड़ के करोड़ों रुपया कलेक्ट करके ये सब भेजा वाला पैसा है। कोई एमपी कर सकता है? कोई हिम्मत है किसी एमपी में इतना काम करने का? इतना समाज का पैसा लूटने के बाद आज फिर जो बोलता है समाज सेवा करने वाला को वोट नहीं देना चाहिए। आप अरुणाचल को अगर कुछ नहीं कर सकता है, आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है, लेकिन जो अरुणाचल को बना रहा है उस रास्ते बीच में मत आइए। हम लोग अरुणाचल को एक नए ऊंचाई में पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के चल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो सपना है, उसमें अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर कांग्रेस ने उस जमाने में रास्ता बनाया होता, कांग्रेस ने आज से 20-25 साल पहले ये बिजली, पानी, घर ये सब पहले बनाया होता, तो आज मैं दूसरा काम कर रहा था, कंप्यूटराइजेशन का काम कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, इंडस्ट्रीज से बात कर रहा था। जो कांग्रेस ने नहीं किया, आज मुझे करना पड़ रहा है। रास्ता आज बन रहा है, बिजली आज पहुंच रहा है, आज हाईवे बन रहा है, आज एयरपोर्ट बन रहा है। तो 60 ईयर्स तक कांग्रेस पार्टी ने किया है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं किया है। और हम लोग करने वालों को आज हमारे ऊपर में उंगली उठाता है। आज दोईमुख ने जानता है कि और से मैं पूरा समस्त अरुणाचल वासियों को बोलना चाहता हूं। मुझे कभी कभी दुख लगता है, लोग कहता है कि पहले बार जिन्होंने कैबिनेट का दर्जा प्राप्त किया है अरुणाचल प्रदेश, उसको तो अनकॉन्टेस्ट होना चाहिए। पूर्णो संगमा 9 बार लोकसभा एमपी बनने के बाद एक सीनियरिटी का स्टेटस प्राप्त किया है। अटल बिहारी वाजपेयी 12 बार पार्लियामेंट पहुंचा है। कई ऐसा एमपी है 8 बार, 9 बार, 10 बार, जो अच्छा नेता है उसको बार बार जिता के भेजता है, क्योंकि देश का सेवा करना है।
और आपका किरेन रिजिजू तो सिर्फ 3 बार एमपी बना है, और उसमें भी बोलता है कि कितना बार वोट देगा, 3 बार हो चुका है। तो क्या फिर आपका जो एमपी बना है क्या काम नहीं करना चाहिए क्या? फिर अगर आप चाहता है कि काम करने वाला को वोट नहीं डालना है, जो आपका नेता आपका एमपी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिए उसको गिराना है, तो फिर कोई एमपी भविष्य में काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन मेरे मंत्रालय मैं जो मिनिस्ट्री में रहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे देता हूं मैं दिल लगा के काम करता हूं। आज इसलिए मेरे ऊपर में कोई ये नहीं कह सकता है कि ये मिनिस्ट्री चलाना नहीं आता है। मैंने जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम बना उस समय सबसे पहले हमारा बॉर्डर एरिया के लिए जितना भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड से लेकर के स्कूल का फंड से लेकर कई सारा किया बताना चाहता हूं। लेकिन 1-2 पॉइंट मैं जरूर आपके लिए बोलना चाहता हूं क्योंकि जरूरी है। मैं जब MOS होम बना, हमारा यहां ITBP का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ITBP का हेडक्वार्टर कहां था? शिलोंग में। और मैं MOS होम बनने के साथ साथ ITBP का हेडक्वार्टर को शिलोंग से उठा करके ईटानगर लाया है। हमारा देश में जब एक्सीडेंट होता है, कुछ भी कहीं भी फायर एक्सीडेंट या फ्लड आता है, तो उसको बचाने के लिए NDRF फोर्स चाहिए। हमारा देश में 2 NDRF बटालियन खोलने का फैसला किया। एक बटालियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में पहला बटालियन खोला, और साथ साथ दूसरा बटालियन को हमने अरुणाचल प्रदेश में लेके आया। दोईमुख में टेम्पोररी हेडक्वार्टर बनाया, अभी होलोंगी में उसका परमानेंट हेडक्वार्टर खोल रहा है। ये सब कुछ छोटा मोटा चीज नहीं। हमारा युवा फिल्म की दुनिया में काम करना चाहता है, आर्ट की दुनिया में काम करना चाहता है, उन लोगों के लिए नेशनल लेवल का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट तो भी दोईमुख असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जोते में हमने खोला है। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये आसाम में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, यूपी में भी नहीं है ऐसा सेंटर। ये बंबई में और जो पुणे में बना, कलकत्ता में एक है, उसके बाद इतना बड़ा सेंटर अरुणाचल प्रदेश आपका दोईमुख असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बन रहा है। ये कोई छोटा चीज है क्या? कई ऐसा उदाहरण है, मैं गिनती करके इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि गिनती करके बोलते बोलते इतना ज्यादा हो जाएगा कि समय निकल जाएगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं। मैं जो यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मंत्री बना, मैंने ईटानगर में आते ही कहा कि हमारा अरुणाचल का प्लेयर एशियन गेम्स ओलंपिक्स तो छोड़ दीजिए, नेशनल गेम तो छोड़ दीजिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट का गेम में भी हमारा बच्चों का कभी भी परफॉर्मेंस गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। और मैंने 2019 में ईटानगर में आके घोषणा किया, अगले 8-9 साल के अंदर में हम अरुणाचल प्लेयर को इंटरनेशनल प्लेयर होने तक का हम ट्रेनिंग फैसिलिटी खोल के देंगे और वहां तक पहुंचाएंगे। और फिर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की दुनिया में इंडिया का सबसे बड़ा अच्छा जो सेंटर ट्रेनिंग सेंटर होता है, ऑल इंडिया में हमने 22 स्टेशन खोला, उसमें से एक स्टेशन को हमने नाहरलगुन ईटानगर में लेके आया है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है। यहाँ चाहे बॉक्सिंग का हो, चाहे वुशु का हो, आर्चरी का हो, हॉकी, इस तरह का कई ट्रेनिंग चल रहा है। हमारा 3 बहनें एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुए भी थे, लेकिन वो चाइना का ऑब्जेक्शन की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अगले एशियन गेम्स ओलंपिक्स में हमारा अरुणाचल के बच्चे सिर्फ अरुणाचल नहीं, देश का झंडा लेकर के पहुंचाने वाला है। मैं जब लॉ मिनिस्टर बना, पहला आदिवासी, पहला ट्राइबल इस देश का लॉ मिनिस्टर बना है। बाबा साहब BR अम्बेडकर के बाद कोई भी रिजर्व कैटेगरी का SC ST इस देश का कानून मंत्री नहीं बन पाया। मोदी जी ने पहला ट्राइबल को लॉ मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद मैंने ऐसा एक तो चीफ जस्टिस का साथ बात करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत करके, गुवाहाटी चीफ जस्टिस को बता करके परमानेंट अरुणाचल का 3 हाईकोर्ट जज अपॉइंट हुआ है। अभी से हमेशा 3 हाईकोर्ट का जज अरुणाचल का आदमी रहेगा। हमारा अभी जो वर्तमान में मेरा पास 2 मिनिस्ट्री है, अर्थ साइंस मंत्रालय है
और अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने मुझे और एक मंत्रालय का जिम्मेदारी दिया है। मैं स्टेट इंडस्ट्री मंत्री भी हूं। मैंने मंत्री पद संभालते ही अरुणाचल आने से पहले अपने सारा सीनियर ऑफिसर को बुला करके मैंने आदेश दिया है, अभी चुनाव के समय में आप सैंक्शन नहीं कर सकता है, मुझे मालूम है। इलेक्शन खत्म होते ही अरुणाचल प्रदेश में खास करके महिलाओं के लिए मैं बोल रहा हूं, महिलाओं के लिए सब्जी बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, चटनी बनाने के लिए, खाना पीना तो सब खाता ही है, अलग अलग किस्म का फूड प्रोसेसिंग का पूरा यूनिट अरुणाचल में हम बिछाने के लिए प्लानिंग करने के लिए तैयारी कर रहा है। और यहाँ जो बड़ा मेगा फूड पार्क बनाया उसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज, फूड चेन, मार्केटिंग का सारा व्यवस्था करेंगे। हम चाहता है कि हमारा सामान अरुणाचल से बाहर भी एक्सपोर्ट होना चाहिए और जो हम लोकल खाने पीने का जो रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत चीज भी हमको बाहर से खरीदने के लिए जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 5 मिनट तो हमारा खुद का बनाया हुआ, हमारा ही घर में बनाया हुआ, हम खुद ही खाना पीना हम तैयार करेंगे। ऐसा हम आने वाला दिन में कल्पना किया है। मैं महिलाओं को फिर से कहना चाहता हूं, आज का दिन में पूरा हिंदुस्तान का महिला नरेंद्र मोदी जी के चरणों में प्रणाम करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहला नारी शक्ति, वुमेन सशक्तिकरण, महिला का एम्पावरमेंट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है। द्विमुख के आसपास में ये सगाली एरिया या चुली एरिया में तो पानी खेती भी होता है। आने वाले दिनों में आपका यहाँ ड्रोन का जो फैसिलिटी देने जा रहे हैं, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके सारा स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पैसा मदद करके पूरा हर एक गांव का महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन भी फ्री में देगा, ड्रोन चलाने का ट्रेनिंग में फ्री में देगा और साथ साथ में आपको जो इंसेंटिव भी हर सरकार इसका मदद करने वाले हैं। हमारा महिलाओं के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, एक भी महिला वोट बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2026 में 2021 में तो कोविड की वजह से सेंसस नहीं हुआ। 2026 में सेंसस होकर के 2029 का असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन में 33% महिला एमपी और एमएलए बनने जा रहा है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ताकत नहीं था। 33 तो सिर्फ रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अलावा में कितना महिला जीत के आ सकता है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ जितना मर्द बैठा हुआ है, हमको गुस्सा मत करो, 50% से ज्यादा एमएलए एमपी महिला होने से और भी अच्छा है। तो इसलिए हमने ये कहा कि मोदी जी का जो सपना है कि हमारा असेंबली और पार्लियामेंट में जब सीट नंबर बढ़ जाएगा, एमपी का सीट भी बढ़ जाएगा, एमएलए का सीट भी बढ़ जाएगा, तब हमारा अरुणाचल के आधा से ज्यादा असेंबली में महिला एमएलए बनकर के आने वाले हैं। और ये बहुत दूर नहीं है, 29 का सवाल है। अगर कोविड नहीं होता, सेंसस होता तो आगे में लागू होना था। इस तरीके से आप लोगों ने जो पेमा खांडू सरकार के बारे में देखा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी आएंगे, थोड़ा कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं पेमा खांडू साहब का सरकार के बारे में भी जरूर 1-2 बात कहूंगा। मेरे लिए फख्र की बात है, हमारे जितना एमएलए और पेमा खांडू साहब का टीम है, इन्होंने मैंने जितना काम किया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से जमीन पे ले गया है।